हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ये जो वर्ड है ना नेशनलिज्म, ये दुनिया में तो उभरा था, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहले एनसीईआरटी ने आपको ये समझाया कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म आपका बना, और हमने उसको अच्छे से देखा भी कि वो किस किस तरीके से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, कहां पर, यूरोप में। बट अगर बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की ना, तो प्यारे भारत में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग था। कारण कारण कि यहाँ पे अलग अलग क्लास के, अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे, और सभी का जो माइंडसेट था कॉलोनियल सिस्टम को लेकर वो बिल्कुल अलग अलग था। तो ऐसे में इन सबको एक करना, इन सब के लिए एक कॉज बनाना और उसके लिए लड़ाई लड़ना, दैट इज फ्रीडम, ये काफी मुश्किल काम था। तो इन दिस वे द नेशनलिज्म दैट developed in India is quite difficult than the nationalism that developed in Europe, right? तो देखो बेटा, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या, इस चैप्टर में हमको पूरा जो इस चैप्टर का थीम रहेगा ना, वो रहेगा नेशनलिज्म के ही बारे में। यानी कि ये चैप्टर हमको ये सिखाएगा कि राष्ट्रवाद, दैट इज जो नेशनलिज्म है ना, कैसे भारत में डेवलप हुआ। अब एक देखो, मैंने बार बार ये वर्ड कह दिया आपका नेशनलिज्म, बट क्या आपने ये सोचा कि नेशनलिज्म असल में है क्या? ठीक है ना? तो चलो इसको समझाने के लिए ना मैं आप छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। देखो, अभी आज से 2 साल पहले ही जब ओलंपिक हुआ था, तो हमारे एक ओलंपियन दैट इज नीरज चोपड़ा सर ने क्या किया था, उन्होंने जेवलिन थ्रो में आपका गोल्ड मेडल जीता था। सुना था आपने? जब वो गोल्ड मेडल जीते और झंडा लेके जब वो आपका फर्स्ट रैंक पे जब खड़े थे, और उसके बाद जब हमारा जो नेशनल एंथम चल रहा था, आप सबको तब कैसा लगा था? अगर आपने वो पल को देखा होगा ना, तो आपको जरूर यहाँ पे गूज बम्स आए होंगे, अभी भी मुझे आ रहे हैं पढ़ाते हुए, राइट? आप नेशनल एंथम सुनते हैं, जब भी आप जाते हैं मूवी देखने के लिए, वहां पे नेशनल एंथम बजता है, तो नेशनल एंथम को सुन के कैसा लगता है आपको? जब भी आपने नेशनल फ्लैग को देखते हो, राइट? अभी देख लो, विराट कोहली ने जैसे पारी खेली पाकिस्तान के साथ, जैसे उसने खेला और उसके बाद जब जिताया, कैसा फील हुआ आपको? आप तो नहीं खेल रहे थे। तो ये क्या चीज है, ये कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा अंदर से खुश कर दे रही है? दिस इज समथिंग वी कॉल एज दी नेशनलिज्म। और बेटा, हमको ना इस चैप्टर में ना बस यही समझना है कि ये जो नेशनलिज्म है ना, कैसे डेवलप हुआ इंडिया में, ये कैसे डेवलप हुआ। क्योंकि हम देखते हैं ना, इंडिया कभी भी एक ऐसा देश नहीं था जहां पर ना सारे लोग मिलकर एक इंडिया के बारे में सोचते थे। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं। जैसे ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद में हमने आपका धीरे 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 जब चीजें एक होती गई ना, और जब ब्रिटिश ने हमारे सारे अलग अलग ग्रुप्स पे आपका अत्याचार करना शुरू किया, एट्रोसिटीज बढ़ा दी ना, तब सबको रियलाइज हुआ कि हमको एक होके आपका किसी एक आइडेंटिटी के लिए आपका एक होना पड़ेगा, और उसके लिए हमको फाइट करना पड़ेगा, राइट? तो जो 9th क्लास तक जो आपका सिलेबस था सोशल साइंस का, वहां पर हमने 1920s तक का आपका देख लिया था, आपका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है नेशनलिज्म का। और यहां से यानी कि 10th क्लास का ये जो चैप्टर है ना, यहां पर हम देखेंगे कि 1920s में आपका कैसे हमारे यहां नेशनलिज्म का जो डायरेक्शन है ना, वो धीरे धीरे आपका चेंज होता गया। ठीक है ना? तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 का क्या रोल था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कैसे इतना बड़ा मूवमेंट हो गया था, कैसे एक आदमी जिसके पास सिर्फ एक आपका कपड़ा था, उसे लपेटकर उसने पूरे भारत को क्या किया, एक करने का प्रयास किया along with अदर लीडर्स, राइट? तो ये सब हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, और अल्टीमेटली रियलाइज करना है कि कैसे जो नेशनलिज्म है ना, वो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, वो अपने इस शेप में आया, राइट? देखो बेटा, एक बात समझना, सोशल साइंस की अगर बात करते हो ना, तो उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है मालूम? पढ़ने का सही तरीका है कि सबसे पहले तो आप इसको ऐसा सब्जेक्ट मानना बंद करो जो फैक्ट्स बताता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल साइंस इज अ साइंस, इट्स अ साइंस अबाउट द सोसाइटी ऑफ योर्स ओनली। आपकी ही सोसाइटी का ये साइंस है, जो आपको ये बताता है कि आपका जो पास्ट था वो कैसा था, आपने पास्ट में क्या क्या अचीवमेंट करी, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है, आपके देश की ज्योग्राफी कैसी है, कहां कहां पे नदियां हैं, कहां कहां पे पहाड़ हैं, कहां कहां पर आपका पाट प्रदेश है। ये सारी बातें आपको मालूम चलती है सोशल साइंस से। और एंड इमेजिन द सिचुएशन, अगर आपको अपने देश के संविधान के बारे में पता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, आपको अगर ये पता है कि आपके देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है, आपको आपके फंडामेंटल राइट्स पता है, तो एक बात बताओ, क्या अब इस देश के एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बन पाओगे? बेटा, सीबीएसई का
एनसीईआरटी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही कोशिश है। वो यही चाहती है कि हमारे प्यारे बच्चे जो स्कूल के हैं ना, तुम जैसे सारे नन्हे मुन्ने, ये क्या करे बताओ, ये सारे प्यारे बच्चे ना बहुत अच्छे तरीके से अपने देश को समझें, ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देश के सामने रखें। और देश के सामने से भी अगर मान लो कोई सरकार आपने चुनी है, अगर वो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को दबाती है, तो उसके अगेंस्ट भी बिल्कुल सही तरीके से क्या करे, अपनी आवाज उठाए। क्योंकि अनटिल अनलेस आपको अपने देश के खेल के नियमों का पता होगा, आप फाइट कैसे करोगे बताओ? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है पॉसिबल। तो इसलिए ना हमको ना इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम पढ़ेंगे सोशल साइंस को ना, हमको बहुत मजा आएगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। देखो, हाल ही में किसान आंदोलन हुआ, वो सक्सेसफुल था। सरकार एकदम एडमेंट थी, हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे। बट लोगों ने लगातार विरोध करके लगातार क्या किया, एक आंदोलन किया, एक मूवमेंट किया। क्या ये रिवॉल्यूशन था? क्या वॉज इट अ क्रांति? नहीं, ये क्रांति नहीं थी, ये रिवॉल्यूशन नहीं था, इट वॉज अ मूवमेंट, ये आंदोलन था और नॉन वायलेंट मूवमेंट था। तो हमारे देश के किसानों ने इस चीज को कहां से सीखा? इसको सीखा अपने इतिहास से। उनको पता था कि गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इस टूल का यूज किया था एंड ही वाज सक्सेसफुल। तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने अभी किया, अभी भी वो क्या हो गया आपका, सक्सेसफुल हो गया। तो बेटा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगर सोचते हो ना, अगर थोड़ा सा भी इसको रैशनल लगा के इमेजिन करना शुरू करोगे ना, तो आपको बहुत मजेदार लगेगा ये वाला सब्जेक्ट। राइट, तो शुरू करें। देखो, तो अभी तक मैंने क्या बताया, व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज द पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, हु दे आर, कौन है वो, what define their identity, sense of belongingness and symbols, songs and ideas। इन सारी चीजों को मिलाकर ना एक नेशनलिज्म का क्या बनता है, आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ पे एक बात और जोड़ देते हैं, हर किसी का नेशनलिज्म भी अलग अलग हो सकता है। मतलब हो सकता है मुझे कोई चीज बहुत ज्यादा देश से जोड़ती है, जैसे भारत माता हम कहते हैं, भारत माता हम सब ने इमेजिन किया है और हमारे इमेजिनेशन में है। देयर इज कहीं आपका स्पेशली कोई कोई लेडी नहीं है जो भारत माता है, बट हाँ वो हमारे इमेजिनेशन में और वो हमारी भावनाओं में इतनी ज्यादा अंदर बैठी हैं कि हम उससे अपने आप को अलग नहीं मान पाते हैं। राइट, हम सब अपने आप को उस भारत माता की संतान मानते हैं, जिनके लिए हम अपनी जान देने के लिए भी क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज व्हाट द नेशनलिज्म इज। अब समझ में आ गया नेशनलिज्म क्या है। अब भारत की बात करते हैं, इंडिया की अगर बात करते हैं ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया हमारे यहां जो ग्रोथ था नेशनलिज्म का, इट वाज कनेक्टेड विथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यानी कि जो कॉलोनियलिज्म था, जो ब्रिटेन हमारे यहां उसने इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ था, तो उससे फाइट करते करते ना हमने क्या सीखा, हमने सीखा आपका नेशनलिज्म के बारे में। राइट, बट क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे यहां अलग अलग क्लास और अलग अलग ग्रुप के लोगों ने ना क्या किया था, इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म को अलग अलग तरीके से क्या किया था, एक्सपीरियंस किया था। इसलिए हमारा जो नोशन था किसको लेके, आपका फ्रीडम को लेके, वो कभी भी सेम नहीं था। बट अगर आपको इतनी बड़ी ताकत के अगेंस्ट पे लड़ना है ना, तो आपको यूनिटी तो करनी पड़ेगी ना। मतलब आपका पर्पस जो भी हो, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए आप सबको क्या होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। तो यूनिटी वॉज रिक्वायर्ड और इस काम को पूरा करने में बहुत ज्यादा काम किया किसने, कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। किसकी लीडरशिप में, महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में। तो अलॉन्ग विद कांग्रेस बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टियां थी, बट हमने कांग्रेस का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये उस समय काफी बड़ी पार्टी थी। राइट, तो इस तरीके से इंडिया में जो आपका मूवमेंट है ना, वो शुरू होता है। अब देखो इस चैप्टर में फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी ने क्या हमको दिया है पढ़ने के लिए। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तीन बातें। पहला, कैसे कांग्रेस ने क्या किया, नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया। डेवलप करने का काम कैसे आपका कांग्रेस ने किया। भाई इस बात को समझो ना, आज भी कोई बात हमको डिसाइड करनी होती, मान लो न्यू ईयर में कहाँ घूमने आना है, राइट, या फिर पिकनिक मनाने कहाँ जाना है क्लासरूम में, तो बताओ 30 लोगों की क्लास होती है, वहां पे कंसेंसस बन नहीं पाता। घर में 5-6 लोग होते हैं, वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते, कोई बोलता है यहां जाना है, कोई बोलता है वहां जाना है, होता है ना। उस समय विदाउट ऑनलाइन फैसिलिटी, विदाउट एनी सोशल मीडिया, विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन, कैसे गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने और भी बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वल्लभ भाई पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, इन सब ने मिलकर कैसे एक ऐसी भावना को बनाया जिससे हम सारे इंडियंस क्या हो गए, फॉर दी सेक ऑफ द फ्रीडम बिल्कुल अलाइंड हो गए। तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट जो सोशल ग्रुप थे, उन्होंने कैसे आपका पार्टिसिपेशन किया इन दिस मूवमेंट, दैट इज नेशनलिज्म को बढ़ाने में इन्होंने कैसे अपना पार्टिसिपेशन दिया। डिफरेंट ग्रुप मेरा मतलब पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे, मर्चेंट्स यानी कि जो व्यापारी थे, टीचर्स थे, है ना, हेडमास्टर्स थे, वकील थे, जितने भी अलग अलग प्रोफेशंस के लोग थे, इन्होंने कैसा अपना योगदान दिया, इंक्लूडिंग ट्राइबल्स भी ना। ट्राइबल का ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन था। और आखिरी में हम देखेंगे हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड इमेजिनेशन ऑफ द पीपल।
और आखिर में क्या हुआ, इन सब के एफर्ट से हमको ये देखना है कि कैसे सभी के दिमाग में ना जो नेशनलिज्म को लेके एक तस्वीर है ना वो आपका बन गई। राइट, ठीक है बेटा, तो शुरू करें। चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में आपको बताऊंगा वर्ल्ड वॉर वन का क्या इफेक्ट रहा, खिलाफत मूवमेंट का क्या इफेक्ट रहा, और आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट रहा। राइट, शुरू करें। देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आपका वर्ल्ड वॉर वन की, यानी कि इसका क्या क्या इफेक्ट हुआ हमारे देश में। राइट, अब देखो इस चीज को समझने के लिए ना आज जो वॉर चल रहा है हमारे आसपास, कहीं उसको देख लेते हैं। कहां जाएं, चलो देखते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी करंटली वॉर चल रहा है। तो बताओ जब भी दो देश लड़ाई करते हैं ना तो उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बढ़ता है ना, बिल्कुल। तो देखो क्या हुआ वर्ल्ड वॉर वन के समय, जैसे आज के देशों का बढ़ रहा है डिफेंस एक्सपेंडिचर ना, वैसे ही ब्रिटेन का भी क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक, अच्छा अब मान लो तुमने क्या किया, जेब से पैसा खर्च करना शुरू किया। ठीक है, तो पैसा जेब से खर्च हो रहा है तो कहीं से पैसा जेब में आएगा भी तो ना खर्च करने के लिए, तो कैसे करोगे। क्या किया सरकार ने, डिफेंस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए वॉर लोन लेना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू किया, वॉर लोन लेना शुरू कर दिया। तो एक तो हो गया दूसरों से लेंगे, अपने ही घर से कैसे पैसा लोगे। तो क्या किया सरकार ने, जो आपका इंडिया था उस पे ना टैक्सेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तुम्हारे यहाँ टैक्स कैसे हो गए, इंक्रीज हो गए। अब टैक्स कैसा लगता था, हमारे यहाँ दो तरीके का टैक्स लगता था। जैसे ये हमारा प्यारा भारत, तो हमारे प्यारे भारत में कोई सामान आता है या जाता है ना, इस पे कस्टम ड्यूटी लगती थी। तो जो भी कस्टम ड्यूटी लग रही थी ना, उस कस्टम ड्यूटी को क्या कर दिया गया, बढ़ा गया। मतलब हमारे बॉर्डर से कोई भी चीज जाएगी या आएगी, उस पर क्या कर दिया गया, आपका टैक्स को बढ़ा दिया गया। इसके बाद एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया और वो था आपका क्या, इनकम टैक्स। राइट, तो ये दो टैक्स नए लगा दिए गए, वॉर लोन ले लिए गए। क्या करने के लिए, इन सब का पर्पस था डिफेंस एक्सपेंडिचर को आपका क्या करना, बढ़ा देना। राइट, ठीक है बेटा, ये पहला एक डायमेंशन हुआ। अच्छा, इन सब के कारण क्या हुआ है, इन सब के कारण अब इन्फ्लेशन आ गया, यानी कि महंगाई बढ़ गई। लोगों को ना चीजें बहुत महंगी मिलने लगी, पैसा था नहीं और चीजें और महंगी होती जा रही थी। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेस कहाँ जा रहे थे, आपका वर्ल्ड वॉर से लड़ने के लिए। राइट, तो ये एक समस्या, इससे लोगों का बहुत दिमाग नुकसान हुआ, बहुत भी दिमाग भी खराब हुआ। इसके अलावा अब सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने न सिर्फ टैक्स बढ़ाया बल्कि वो गांव में घुसी, और गांव में घुस के जो यंग जो आपके लड़के थे ना, बिल्कुल आप लोगों की तरह भी, उनको उठा के जबरदस्ती क्या कर लिया, सेनाएं भर्ती कर लिया, यूनिफॉर्म पहनाया, थोड़ा सा गन चलाना सिखाया, भेज दिया कहां पर, आपका वर्ल्ड वॉर वन लड़ने के लिए। क्योंकि आर्मी थी नहीं ज्यादा बड़ी ब्रिटेन के पास में, तो ब्रिटेन तो बहुत छोटा सा देश है ना, तो उसने क्या किया, फोर्सफुली रिक्रूट करना शुरू कर दिया गांव वालों को। इससे गांव वाले बड़े दुखी हुए, भाई जबरदस्ती क्यों लेके जा रहे हो हमको, है ना। जैसे आज देखो रशिया में जो आपका लोग हैं, रशिया में जो यंग लड़के हैं वो भागते हैं आजकल, क्योंकि रशियन आर्मी क्या कर रही है, आपका जबरदस्ती आपका लोगों को रिक्रूट कर रही है और रिक्रूट करके यूक्रेन से आपका लड़ाई करने के लिए भेज रही है। सेम वाज द केस इन इंडिया ऑल्सो। अच्छा, यहां पे एक आपको बात बताता हूं, गांधी जी जब इस समय आपका इंडिया आ चुके थे ना, वर्ल्ड वॉर वन जब चल रहा था, गांधी जी वॉज इन इंडिया, तो उनको लगता था कि अगर हम ये इस समय ब्रिटिशर्स को क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना, तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद में डेफिनेटली वो ना हमको कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी खुद भी गांव गांव में जाते थे और लोगों को ना सेना में भर्ती होने के लिए मोटिवेट भी करते थे। राइट, सुन के अजीब लगेगा बट ये बात सच है। बाद में गांधी जी को भी समझ में आ गया, नहीं ये तो आपका वैसे लोग नहीं है, ये लोग तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। राइट, ठीक है बेटा, तो फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था रूरल एरिया में। अच्छा, इस बीच क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, 2 ईयर में हुआ ना, एक 18-19 एक पूरा सेशन खराब हुआ, और 2021 ये 2 सेशन में क्रॉप फेलियर हो गया, और आखिर में क्या हो गया, एक एपिडेमिक आ गई, इन्फ्लुएंजा। इसके नाम से ना काफी लोग आपका मारे गए। अब बेटा एक बात देखो, अगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन कोई पूछेगा, व्हाट वाज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, तो आप इन सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, आपका मेंशन कर सकते हो। अब बताओ क्या इसको याद करना मुश्किल था क्या, मैंने क्या बताया, सबसे पहले लड़ाई होगी तो क्या होगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। डिफेंस एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा। कैसे करोगे, वॉर लोन लोगे या तो टैक्स बढ़ाओगे। टैक्स कौन सा टाइप का है, 2 टाइप का, कस्टम टैक्स और आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नया लगाया गया, कस्टम टैक्स को बस बढ़ा दिया गया। राइट, इन सब से क्या हुआ, इन सबसे इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन की बात क्या होता है, आपका रिक्रूटमेंट करा रहे हैं हम, जबरदस्ती लोगों को आपका भर्ती कर रहे हैं। राइट, और इस बीच में क्रॉप फेल भी हो गया और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से बहुत सारे लोग मारे भी गए। अब बताओ इसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या लोगों का दिमाग खराब नहीं होगा, बिल्कुल लोगों का दिमाग खराब होगा। और इसी समय लोगों को ना
एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ी जो आए और आके ना उनकी इन सारी समस्याओं से ना उनको राहत दिला दे, राइट। तो ऐसे एक इंसान का नाम था क्या, मोहनदास करमचंद गांधी, जो साउथ अफ्रीका में अपना सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट है ना उसे करके आए थे और उसे सक्सेसफुली करके आए हुए थे, राइट। गए तो थे वकालत करने के लिए, बट वहां पे जब उन्होंने प्रयोग किया सत्याग्रह का तो वो सफल हुए ना। तो जब वो इंडिया आए तो इंडियंस की जो उम्मीद थी उनको लेके ना वो काफी बढ़ चुकी थी, राइट। तो उन्होंने एक मेथड लाया था मास एजिटेशन का, और उस मेथड का नाम था सत्याग्रह, जो कि ट्विन प्रिंसिपल पर आधारित था। दो प्रिंसिपल कैसे, एक उसका पार्ट था सत्य और दूसरा पार्ट था आपका अहिंसा, यानी कि ट्रुथ एंड दी नॉन वायलेंस। ये इसके एकदम कोर के लोग क्या थी आपका प्रिंसिपल्स थे। अब ये क्या बोलते हैं, सत्याग्रह का मतलब ये है कि अगर आपका कॉज सही है और अगर आप इनजस्टिस के अगेंस्ट क्या कर रहे हो, आपका लड़ाई कर रहे हो, तो आपको ना किसी भी फिजिकल फोर्स की आपका जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, आप जो ऑपरेसर है ना उसके कंसाइंस को आपका हिट करके, यानी कि उसको सच दिखा के उसको सच मानने के लिए परसुएट कर सकते हो। आपको ऐसा करने के लिए वायलेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो सत्याग्रह का प्रिंसिपल कैसा है, अगर आपको एग्जाम में पूछता है ना तो आपको बताना है इट इज बेस्ड ऑन द ट्विन प्रिंसिपल, दैट इज द ट्रुथ एंड दी नॉन वायलेंस, और उसके बताना है ये दो बातों को। ठीक बात है बेटा, तो ये आपका सत्याग्रह वाला टॉपिक, आपको इजीली इसके आंसर आप लिख पाओगे, ठीक। अच्छा, अब देखो, महात्मा गांधी जब आए तो उन्होंने सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे ना, तो बोले भाई चलो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। हम लाते हैं ना, जैसे हम भी कुछ खाना बनाने का लेके आते हैं, चलो टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा लगता है, राइट। तो गांधी जी ने भी क्या किया, जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे ना, उसका एक्सपेरिमेंट किया कहां पर, इंडिया में। तो इंडिया में सबसे पहले 1917 में दो जगह, एक तो आपका चंपारण में पहले और उसके बाद में कहा, खेड़ा। चंपारण कहां है आपका, बिहार में। खेड़ा कहां है आपका, गुजरात में, राइट। तो चंपारण में क्या हुआ, बिहार में जो इंडिगो फार्मर्स थे ना, उनको क्या कर रहे थे, आपका जो इंडिगो लगाने वाले जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा दबाते थे। एक मेथड था वहां पे, इसको बोलते हैं तिभागा पद्धति, यानी कि उसमें जो एक थर्ड पार्ट होता था, वन थर्ड पार्ट उनके आपका पूरे कल्टीवेटेड लैंड का, उसमें उनको इंडिगो लगाना पड़ता था। तो वो लगाते भी थे बेचारे, उसके नाम से उनकी जमीन बंजर भी हो जाती थी। बट जब उनको बेचने का बारी आता था ना तो उनको सही दाम नहीं मिलता था, इससे वो बड़े परेशान थे और बहुत ज्यादा शोषित भी थे, राइट। तो इसको सपोर्ट किया गांधी जी ने और उनकी जो डिमांड थी सारी ना वो सैंक्शन हो गई। तो दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी ऑन सत्याग्रह इन इंडिया, राइट। तो ये 1917 का चंपारण आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ओके। तो चंपा कहां, बिहार में। नेक्स्ट आपका खेड़ा। खेड़ा में क्या सीन था, खेड़ा में जो किसान थे ना, है ना, उनका क्या हो गया था, क्रॉप फेल हो गया था। और प्लस वहां पे प्लेग जो है ना महाबीमारी भी फैल गई थी। तो बिकॉज ऑफ द प्लेग एपिडेमिक एंड द क्रॉप फेलर, दे वर अनेबल टू सबमिट द रेवेन्यू, रेवेन्यू दे नहीं पा रहे थे, बट सरकार उनका रेवेन्यू माफ करने को रेडी भी नहीं थी, ठीक है ना। तो इस केस में आपका जो गांधी जी वहां पिक्चर में आते हैं, बोलते हैं तुमको लगान देने का जरूरत नहीं है, वो सरकार से बात करते हैं और उनको समझाते हैं कि क्या कारण है कि लोग अभी रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे। और खुद वकील थे ना, उनको पता था कि ये कैसे इनसे बात करना है ब्रिटिशर्स से। और इस मूवमेंट में पता है गांधी जी के साथ उस समय बहुत यंग थे, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी आपका जुड़ते हैं और बाद में वो गांधी जी से प्रभावित होने के बाद में कांग्रेस ज्वाइन भी कर लेते हैं। और बाद में आपको ना इसी चैप्टर में मिलेगा 1928 को एक बारदोली सत्याग्रह होता है, उसको लीड किया था अकेले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी शिक्षा कहां से ली, ली थी आपका गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह से, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। अच्छा, खेड़ा के बाद में 18 में यानी कि अगले साल अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं आपका, वो लोग स्ट्राइक करते हैं। और गांधी जी उनको समझाते हैं कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारी डिमांड है क्या 35% जो मजदूरी है, दैट इज जो वेज है, उसको रेस करने की, वो बिल्कुल सही है। फिर वो बात करते हैं मालिकों से और उसके बाद में अगेन रिजल्ट क्या होता है, उनके भी जो ये वेज इश्यू है ये आपका सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से तीन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट गांधी जी ने किया आने के बाद में। अब एक बात बताओ, अगर आपको आज भी देखिए, आज भी हमारे देश में जो भी नेता है ना, कोई भी किसी भी पद पर हो, अगर आपको लगता है कि वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, तो आप क्या करते हो, आप उन्हीं के बारे में बात करते हो, आप उनको प्रेज करते हो, आप उनको वोट देते हो, राइट। अभी तो आप लोग वोट नहीं देते, बट जब भी दोगे तो इसलिए वोट देते हो ना। सेम वॉज द केस विद दैट टाइम ऑफ इंडिया ऑल्सो। इंडियंस बेचारे उस समय ना इंटरनेट था, एकदम भोले भाले, आज भी लोग देखो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं। उस समय लोग और कितने ज्यादा सीधे रहे होंगे इंडिया में, राइट। तो जो उस समय जब गांधी जी जैसा एक इंसान आया और वो लगा था, उसका पास्ट भी सक्सेसफुल था, 3 सत्याग्रह कर लिया, ये भी सक्सेसफुल, तो बताओ क्या लोग इनसे इंस्पायर नहीं होंगे।
लोग इनसे इंस्पायर हुए और लोगों में पहली बार ना एक ऐसी भावना आई कि भाई एक ऐसा इंसान हमको अब मिल गया है जो हमको ना आज़ादी दिला सकता है। और आज़ादी को भी छोड़ो, अभी बस ये था वो जो एक ऐसा इंसान हमको मिल गया जो हमको हमारी परेशानियों से क्या कर सकता है, आपका निजात दिला सकता है। तो दैट वाज द कॉज। इसलिए लोग धीरे धीरे क्या होते गए, आपका जुड़ते गए और एक आपका बड़ा सा हुजूम बन गया, राइट। इसलिए गांधी जी से ना ब्रिटिशर्स भी घबराते थे क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे। और फॉलोअर्स क्यों थे? क्योंकि गांधी जी उनकी प्रॉब्लम को आपका सॉल्व कर रहे थे, राइट। अच्छा, अब देखो यहां तक की सिनेरियो को समझना। क्या सिनेरियो मालूम? देखो क्या सीन है, समझाता हूं। एक तरफ देखो पूरी जनता वर्ल्ड वॉर वन का जो भी रिजल्ट था हमने देखा है ना, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, उससे परेशान थी, राइट। उसके बाद हमने देखा कि भाई सत्याग्रह हो रहे हैं आपका अलग अलग, इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है गांधी जी द्वारा और इससे लोगों को अलग अलग जगह जहां जहां भी वो जा पा रहे हैं वहां जा रहे हैं और उसको आपका सफल बना रहे हैं। अब इस बीच में गांधी जी यानी कि जो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर वन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट भी किया कि ठीक है वो सपोर्ट करते हैं, ये आपका खराब टाइम है, किसी खराब टाइम में कुछ करना हमारा ये तरीका नहीं है, राइट इंडियंस, ठीक। अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इंडियंस को क्या लगेगा बताओ? इंडियंस वर एक्सपेक्टिंग कि भैया अब तो हमारा अच्छा दिन आने वाला है, मतलब अब हमको क्या मिलेगा ना, अब हमको पक्का कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, राइट। तो इट वाज लाइक जैसे आप अभी सोच रहे हो कि मम्मी आज बहुत बढ़िया खाना बनाने वाली, बहुत मैं काम किया हूँ, बहुत मैंने मेहनत करी, तो मम्मी कुछ ना कुछ तो बढ़िया करने वाली है ना। बड़ी इमेजिन है सिचुएशन कि आपका जो प्लेट है वहां पे ना आप जो चाह रहे हो, आपने जो इमेजिन किया है खाना खाने का ना, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। आपने जो इमेजिन किया आपको वो नहीं मिला, आपको मिला कंकड़ पत्थर, मान लो आपकी मम्मी ने दे दिया। अब बताओ कैसा लगेगा? कैन यू इमेजिन? अगर आप जो इमेजिन कर रहे हो बहुत बेहतरीन कुछ खाने का और आपको कंकड़ पत्थर मिल रहा है, कैसा लगेगा बताओ? सच वॉज द फीलिंग ऑफ द इंडियंस जब उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिशर्स है ना, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब क्या लेकर आए, वो लेकर आए आपका रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, ठीक है ना। तो वॉर के बाद बेचारे इंडियंस थे, दे वर लुकिंग फॉर द रिलीफ मेजर्स, बस उनको क्या मिला, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से मिला बाबा जी का ठुल्लू, दैट इज आपका रॉलेट एक्ट, राइट। अब इस रॉलेट एक्ट में समस्या क्या थी? इसमें समस्या ये थी कि इसमें ना 2 साल का इम्प्रिजनमेंट था विदाउट ट्रायल, ठीक बात है ना। ये बहुत ही खतरनाक बात इसमें आपका करी गई थी। यानी कि पूरा पर्पस सरकार का ये था कि देखो भाई ये जो लोग हैं ना, जितने भी पॉलिटिकल आपका जो लड़ाई करने वाले लोग हैं सरकार के अगेंस्ट, तो इनको सरकार बिना वकील बिना दलील के क्या कर सकती है, आपका पकड़ सकती है, 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल आपका जेल में डाल सकती है। अब बताओ 2 साल तो जेल में रहेगा, उसका तो पूरा जोश ऐसे ही ठंडा हो जाना है, राइट। तो सरकार की इस नीति का लोगों ने बड़ा विरोध किया, लोगों को पसंद आया ही नहीं, राइट, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछता है? व्हाई द रॉलेट एक्ट वाज अपोज्ड बाय कॉमन पीपल, पहला क्वेश्चन। या फिर पूछेगा व्हाई इट वाज अपोज्ड बाय द गांधी जी। दोनों ही आपका सेम क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है आपके, राइट। तो आंसर क्या लिखना है आपको? आपको बताना है भाई इट वाज अपोज्ड बिकॉज एक्ट वाज ब्लेटेंटली अनजस्ट, इट गेव इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी। इसने क्या किया? डिटेंशन विदाउट ट्रायल वाली बात करी, पुलिस को पावर दे दिया सर्च और अरेस्ट का कहीं भी, राइट। और अपोजिशन के बाद भी क्या किया, सरकार ने इसे पास कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। और मेन जो बात मैंने आपको बता दी, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसको अपोज कैसे किया। अब ये भी सवाल उठता है, हमको रॉलेट एक्ट पसंद तो नहीं आया, बट इसको अब अपोज कैसे करें? लोगों के मन में अगेन एक दुविधा, या इसको अपोज कैसे किया? तो अगेन देखो गांधी जी यहाँ पे पिक्चर में आते हैं और गांधी जी ने बोला एक काम करेंगे, हम इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रह कैसे करेंगे? इन्होंने 6 अप्रैल को यानी कि 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह क्या किया, आपका लॉन्च कर दिया। और ये सत्याग्रह कैसे हुआ? इन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज करवाई, वर्कर जो थे रेलवे के उन्होंने आपका स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स बंद कर दी गई। इस तरीके से रॉलेट सत्याग्रह आपका काम करना शुरू किया। तो कब शुरू किया? 6 अप्रैल को आपका जो रॉलेट सत्याग्रह है ना, ये काम करना शुरू करता है। अब जब रॉलेट सत्याग्रह आया तो ये वाला जो सत्याग्रह था, इसके पहले के जो मैंने 3 सत्याग्रह बताया ना, चंपारण का, खेड़ा का या अहमदाबाद का, उससे थोड़ा बड़ा था। तो सरकार को इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक्शन लेना था। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ना सबसे पहले तो आपका जागे भैया कुछ ना कुछ तो हो सकता है, जितने भी उसकी टेलीकम्युनिकेशन लाइन थी है ना, उन सबको लेके उसने अलार्म कर दिया सब लोगों को कि भैया बच के रहना, लोग ये सब तोड़फोड़ कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप सरकार ने लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया।
कहां से? अमृतसर से, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो रॉलेट एक्ट था उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा एजिटेशन हो रहा था, राइट। गांधी जी को दिल्ली आने से बैन कर दिया गया, आप दिल्ली नहीं आ सकते, दिल्ली आओगे तो आपके सपोर्ट में लोग उपद्रव करेंगे, तो दिल्ली आने से मना कर दिया। क्या क्या सरकार ने स्टेप लिया? अलार्म कर दिया सारे अपनी एजेंसीज को। दूसरा, गांधी जी को दिल्ली आने से मना कर दिया। और क्या किया? लोकल लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? 10 अप्रैल को फायरिंग कर दी सरकार ने, कहां पे? अमृतसर में। 10 अप्रैल, डेट को याद रखना। मैंने क्या बताया अभी? एक डेट है आपका 6 अप्रैल, जब रॉलेट सत्याग्रह आपका शुरू हुआ। 6 के बाद में 10 अप्रैल को क्या होता है आपका? अमृतसर में फायरिंग होती है। और इस फायरिंग के बाद में ना सरकार को लगता है भीड़ ना कुछ ज्यादा ही उपद्रव कर रही है, और सरकार क्या करती है? मार्शल लॉ इंपोज कर देती है। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ मतलब आर्मी का शासन हो जाता है। तब मतलब जो हमारा सिविल गवर्नमेंट है वो काम नहीं करता, और आर्मी आती है, वो टेक ओवर कर लेती है। तो ऐसे ही जो उस समय का जो अधिकारी था उसका नाम था जनरल डायर, और वो आता है आपका अमृतसर में, और वहां पे जलियांवाला बाग में जब बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों को पता भी था कि मार्शल लॉ लग गया है। आज भी बताओ ना, आज भी हमको उतना जानकारी नहीं रहता जी, जबकि इंटरनेट है, इतने बेखबर हम लोग रहते हैं। उस समय सोचो ना कैसा हालत था। तो जलियांवाला बाग में जनरल डायर था, उसने बहुत ही ज्यादा एक खराब और घटिया हरकत करी, और उसने क्या कि सारे एग्जिट गेट को बंद कर दिया, और जितने भी लोग वहां पे थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, सभी को आपका गोलियों से भून दिया, राइट। तो बहुत बड़ा एक हत्याकांड, मैसेकर हुआ, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था 13 अप्रैल 1919 को। बाद में हमने भी इसका बदला लिया, उधम सिंह को जाके ब्रिटेन में ही मार दिया, राइट। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो क्रोनोलॉजी समझिएगा, आपका रॉलेट सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल को, ठीक है ना। अमृतसर में फायरिंग हुई कब? आपका 10 अप्रैल को। उसके बाद क्या हुआ? आपका मार्शल लॉ लागू हो गया, और मार्शल लॉ के चलते जनरल डायर आया, और उसने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, राइट। अब इससे लोगों का रिएक्शन, अब बताओ लोगों का रिएक्शन कैसा होगा? आप लोग खुद इमेजिन करो ना। एक तो रॉलेट एक्ट लाते हो, रॉलेट एक्ट लाने के बाद में आप लोगों के विरोध को स्वीकारते भी नहीं हो, ऊपर से लोगों पे गोलियां चलाते हो, वो भी इस तरीके से, है ना। मतलब एकदम ही क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब शब्द नहीं आ रहे मेरे पास, है ना। कायर तरीके से आपके पास बंदूक है, मशीन गन है, बेचारे निहत्थे लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन पे फायरिंग कर रहे हो। बहुत खराब बात है ना। आज भी बुरा लगता है ना, सोचो उस समय कैसा लगता होगा, राइट। तो लोगों को ये बहुत बुरा लगा, वो स्ट्रीट पे आ गए, है ना। और बहुत ज्यादा स्ट्राइक हुई, क्लैश हुआ, सत्याग्रही। फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने आपका जो सत्याग्रही थे उनको दबाया, रिप्रेस किया, उनकी नाक से उनको सॉरी लिखवाया जमीन पर, राइट। पीपल को, यानी कि लोगों को कोड़े मारे गए। और गांधी जी ने क्या किया? सब देखते हुए ना रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को आपका वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? अब इसको भी समझना। तो गांधी जी का यह मानना था कि सत्याग्रह कैसा है, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट क्या है? पहले मैंने बताया ट्रुथ, दूसरा आपका नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस वॉज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सत्याग्रह। वाई? देखो, रॉलेट सत्याग्रह जब लॉन्च हुआ तो गांधी जी का आइडिया ये था कि हम सत्याग्रह करेंगे, हम सरकार को बताएंगे कि आपने गलत किया, बट हमारा बताने का तरीका कैसा होगा? नॉन वायलेंट, ठीक। अब गांधी जी ने जब ये सोचा और प्लान करके इसको लॉन्च किया, तो उनको ये नहीं पता था कि इंडियंस अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। उनको यही पता नहीं था कि इंडियंस को पहले ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे सत्याग्रह टूल का यूज करना है, तभी उनको हम क्या कर पाएंगे? लॉन्च कर पाएंगे। अब जब लॉन्च किया और देखा कि भाई जनता बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, सरकार ने जो करना वो करेगी, बट जनता का जो रिएक्शन था वो भी कैसा था? वायलेंट था। और 1857 का जो एक्सपीरियंस था इंडिया का, वो ऐसा था कि भाई वायलेंस से तो आप ब्रिटिशर्स से ना जीत नहीं सकते, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो इसलिए जब भी उनको किसी भी मूवमेंट में, आगे आप देखोगे, अगर वायलेंस आता दिखता था ना, वो क्या करते थे? तुरंत उस मूवमेंट को आपका वापस ले लेते थे, राइट। तो इसीलिए रॉलेट सत्याग्रह भी आपका वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, क्योंकि उनको दिख रहा था अब जनता क्या हो गई है, अब जनता बहुत भड़क गई है। और जनता जितना ज्यादा भड़केगी तो अंग्रेज लोग भी तो गंवा ही थे, वो लोग भी क्या करेंगे? वो लोग उसको और ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, ना कि आपका समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सच वॉज द रीजन बिकॉज ऑफ विच रॉलेट सत्याग्रह आपका वापस ले लिया गया। अच्छा, अब एक बात और समझना, वापस लेने का कारण एक तो आपका वायलेंट एक्शन था ही, एक और भी था कि जो रॉलेट सत्याग्रह था ना, ये लिमिटेड था, इसका स्कोप, यानी कि जो एरिया था ना जहां ये फैला था, ये काफी लिमिटेड था। कैसे? इट वाज लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स ओनली, राइट। इसलिए क्या हुआ? गांधी जी फेल्ट
द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। इसलिए गांधी जी को यह भी लग रहा था कि रॉलेट सत्याग्रह जो है ना उतना फैल नहीं पा रहा, तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ना बहुत बड़ा एक मूवमेंट आपका इंडिया में शुरू हो जाए। तो क्या किया गांधी जी ने? इसलिए गांधी जी ने एक बात सोची कि ना इसके लिए मुझे करना पड़ेगा हिंदुओं और मुसलमानों को एक, और इसलिए गांधी जी एक कॉन्सेप्ट के साथ में आए, और वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था आपका खिलाफत इशू को सपोर्ट करना, राइट। अब ये खिलाफत इशू क्या है, देखो फिर से समझते हैं। देखो, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जो ब्रिटेन है ना वो बहुत सारे देशों से क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था। उसी में से एक देश था क्या? आपका टर्की, ठीक है ना। टर्की में एक आपका साम्राज्य था, एक एम्पायर था, उसका नाम है आपका ओटोमन एम्पायर। क्या नाम था? ओटोमन एम्पायर। अब ये जो एम्पायर का जो भी राजा होता था ना, जो भी राजा, उसको एक रैंक मिलती थी, उसको हम कहते थे आपका खलीफा। क्या कहते थे? खलीफा। खलीफा एक रिलीजियस लीडर होता था पूरी दुनिया के, किनका? पूरी दुनिया के मुस्लिम्स का। तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ और ब्रिटेन और टर्की के अगेंस्ट जब वॉर हुआ, तो ब्रिटेन वॉर को जीत गया, टर्की हार गया। तो ब्रिटेन ने क्या किया? टर्की के ऊपर ना एक हार्श पीस ट्रीटी लगाई, जिसके कारण सारे दुनिया के मुसलमानों को यह लगा कि हमारे खलीफा की बेइज्जती करी किसने? ब्रिटिशर्स ने, राइट। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे इंडिया में जो अली ब्रदर्स हैं, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया हुआ था। तो इस मौके को, इसको एक मौका माना गांधी जी ने क्या करने का? हमारे यहाँ जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम है ना, उनको एक करने का। क्योंकि अगर हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक हो गए ना, तो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर वो उभर सकते हैं, और मिलकर हम बहुत अच्छे तरीके से देश की आजादी के लिए काम कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ना खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है। अब देखो क्या था खिलाफत मूवमेंट? इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय अली ब्रदर्स। कौन कौन अली? मोहम्मद अली और शौकत अली, राइट। इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय अली ब्रदर्स टू डिफेंड द टेम्पोरल पावर्स ऑफ द खलीफा। मैंने अभी आपको बताया। इसके लिए क्या किया था उन्होंने? बॉम्बे में, दैट इज अली ब्रदर ने बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का निर्माण किया था, राइट। कब किया था? मार्च 1919 में, ठीक है ना। देखो सारी क्रोनोलॉजी देखना आपका 1920 के आसपास ही चल रही है ना, तो मार्च 1919 में क्या बन गया था? इनका खिलाफत कमेटी बन गया था। खलीफा क्या होता है? मैंने आपको बताया था, खलीफा और कुछ नहीं है, एक स्पिरिचुअल हेड थे आपका पूरी इस्लामिक दुनिया के। कहाँ कहाँ के एम्पायर होते थे? वो ऑटोमन के एम्पायर होते थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ था? हार गई थी आपका ट्रीटी, और उसके ऊपर हार्श पीस ट्रीटी लगाया गया था, राइट। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ खलीफा एंड द खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने इस कॉज को लेकर आपका सितंबर 1920 के कैलकाटा सेशन में ना कांग्रेसियों को ये बताया कि हमको ना एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना पड़ेगा इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एंड दी स्वराज, एंड जो भी सरकार ने खराब काम किया कहां पर? आपका पंजाब में, राइट। तो पंजाब के कॉज के लिए, खिलाफत के कॉज के लिए, और हमारे अपने स्वराज के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको करना चाहिए आपका नॉन कॉपरेशन। ऐसा गांधी जी ने कलकत्ता के सेशन में कहा। बट कलकत्ता देखो, महीना देखो कौन सा है? सितंबर। तो कलकत्ता के सेशन में जो बात जब गांधी जी ने कही कि हमको ये करना पड़ेगा, नॉन कॉपरेशन करना पड़ेगा ना, तो सारे कांग्रेसी इस बात को लेकर ना एक मत नहीं थे। उनके भी दिमाग में इसको लेकर काफी मतलब अलग अलग विचार थे। तो ये सब करते करते क्या हुआ? दिसंबर आ गया। तो दिसंबर 1920 का जो नागपुर सेशन था ना, वहां पे फाइनली क्या किया गया? गांधी जी का जो प्रस्ताव था, है ना, प्रपोजल था कि भाई हमको ये करना चाहिए, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फाइनली नागपुर के अपने सेशन में क्या किया? इस चीज को, दैट इज नॉन कॉपरेशन का जो प्रपोजल था, उसको फाइनली फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया, राइट। अच्छा, अब दिमाग में एक सवाल आता है कि वाई नॉन कॉपरेशन? नॉन कॉपरेशन क्यों? देखो बेटा, इसका जो आइडिया था ना नॉन कॉपरेशन का, गांधी जी को अपनी लिखी किताब से आया था। और वो किताब कौन सी थी? आपका हिंद स्वराज। उस किताब में गांधी जी ने क्या लिखा था? वहां उन्होंने दो बातें मेंशन करी थी। कौन कौन सी दो बातें? पहली बात तो ये थी कि भाई जो ब्रिटिश रूल है ना, वो इसलिए सर्वाइव कर पाया इंडिया में क्योंकि इंडियंस क्या करते हैं? उनको बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। अगर हम इनको कोऑपरेट करना बंद कर देंगे ना, तो ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसा गांधी जी का मानना था। दूसरा यही बात है, अगर हम इनको रिफ्यूज कर दें तो स्वराज हमारे यहाँ आ जाएगा। तो पहली बात तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, दूसरी बात अगर कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो स्वराज आ जाएगा। तो गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट स्वराज का इनकी इसी किताब दैट इज हिंद स्वराज से आया था। एग्जाम में पूछता है कि हिंद स्वराज किसने लिखा? किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा। अब क्या हुआ, लोगों ने ये पूछा कि भैया ये सब बातें ठीक है स्वराज वराज वाली, बट ये होगा कैसे? हाउ इट विल बी डन? तो गांधी जी ने बताया, मैं तुमको बताता हूं स्टेजेस।
ठीक है ना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे आप करते हैं ना, आपको स्वराज मिलेगा बिल्कुल तय है। ठीक है ना। तो लोगों ने पूछा क्या करना है, तो सबसे पहले गांधी ने बोला भाई देखो ऐसा है, आप ना सबसे पहले क्या करो, जो आपको टाइटल्स मिले हैं ना उसको क्या कर दो, आपका सरेंडर कर दो। टाइटल मतलब पहले क्या होता था मालूम, सरकार जो है यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, लोगों के कंट्रीब्यूशन से खुद खुश होके ना उनको ना पद देती थी। बोले भाई तुम आज से दीवान लिख सकते हो अपने नाम के आगे, दीवान फलाना, है ना, या फिर राय साहब ठिकाना, ऐसा। तो ये जो आपका राय साहब दीवान, ये जो टाइटल है ना, किसने दिया था, सरकार ने दिया था। तो गांधी जी ने बोला सबसे पहले ना अपने नाम के आगे से टाइटल हटाओ, इसका मतलब नहीं है उस टाइटल को अगर आप यूज कर रहे हो इसका मतलब आप ब्रिटिशर का सपोर्ट कर रहे हो, तो टाइटल हटाइए, पहला चीज। दूसरा गांधी जी ने कहा सबसे पहले हम टाइटल हटवाएंगे लोगों का, फिर बोलेंगे ना बॉयकॉट करना है। क्या क्या बॉयकॉट करना है, सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करना है, आर्मी को बॉयकॉट करना है, पुलिस को ज्वाइन नहीं करना है, कोर्ट्स नहीं करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन नहीं लड़ना है, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं आना है। इन सब का क्या करना है, अपने को बहिष्कार करना है। क्योंकि अगर किसी भी, देखो सिस्टम कैसा होता है ना, जैसे आज भी सरकारें हैं, सरकार में सरकार चल रही है, क्यों, आप टैक्स दे रहे हो और आप सब स्कूल जा रहे हो। अगर सारे लोग अचानक से स्कूल जाना बंद कर दें, टैक्स देना बंद कर दें, तो क्या ये सरकार चल पाएगी, क्या, आज भी नहीं चल पाएगी। तो उससे भी सेम हालत था, बट कॉज अलग था। कॉज था उस समय आपका फ्रीडम, आज हो सकता है कोई आपका फंडामेंटल राइट हो, पर उस समय का कॉज बिल्कुल अलग था, राइट। तो बॉयकॉट करना है, सरेंडर करना है, और क्या करना है, अगर सरकार ज्यादा दबाव डालती है ना, बहुत अगर सरकार रिप्रेस करती है, तो फुल हमको डिसोबीडियंस कर देना, यानी कि टैक्स हम देंगे ही नहीं, ऐसा वाले मोड में आ जाना है, राइट। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके प्रचार के लिए क्या करेंगे, शौकत अली के साथ में ना गांधी जी ने क्या किया, गर्मी के मौसम में पूरे इंडिया का टूर भी किया और लोगों को सिखाया कि कैसे आपको नॉन कॉपरेशन करना है। तो नॉन कॉपरेशन का दो एकदम जो फंडामेंटल पॉइंट था वो क्या था, देखो, सरेंडर करना है टाइटल, बॉयकॉट करना है आपका जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी उन सबको। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि नॉन कॉपरेशन कैसे आपका बढ़ा, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया, और डिफरेंट सोशल ग्रुप ने इसके आइडिया को किस तरीके से समझा। भाई देखो, जैसे होता है ना, आपको क्लास में टीचर ये बोलता है कि बेटा आप लोग ना कल रिलैक्स कर लेना, रिलैक्स करते हो पढ़ाई, सबका विंटर वेकेशन आ रहा है ना, तो आप लोग विंटर वेकेशन में अपने अकॉर्डिंगली पढ़ाई करना, रिलैक्स होकर पढ़ाई करना। अब टीचर ने ऐसा कहा, कई लोग क्या उसका मतलब समझते हैं, रिलैक्स होके बोला है मतलब बढ़िया तकिया लगा के सोएंगे, आराम से अपने हिसाब से पढ़ने का है, ऐसा समझ लेते हैं। बट क्या टीचर का कहने का मतलब ये होता है क्या, नहीं। टीचर के कहने का मतलब होता है कि रिलैक्स होके मतलब ज्यादा लोड नहीं रहना है, थोड़ा एंजॉय भी करना है और अपने टेबल में 1-2 घंटा पढ़ाई करना है। बट कई लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं टीचर ने तो पढ़ने से मना किया है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो एक ही बात का, टीचर की बात का अलग अलग बच्चे अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। सिमिलरली जब गांधी जी ने कहा कि हमको नॉन कॉपरेशन करना है, तो उनकी इस नॉन कॉपरेशन वाली बात का ना अलग अलग इंडियंस ने, अलग अलग क्लास ने, अलग अलग ग्रुप्स ने ना अलग अलग मीनिंग निकाला, राइट। तो वही हम पढ़ेंगे कि कैसे पीजेंट्स ने इसका मीनिंग निकाला, जो मिडिल क्लास था उसने कैसे इसको इंटरप्रेट किया, और कैसे जो जंगलों में रहने वाले जो ट्राइबल लोग थे ना, उन्होंने इस बात को आपका इंटरप्रेट किया। और इवन हम प्लांटेशन में जो बागान होते हैं ना, जो चाय पत्ती आपका जो तोड़ते हैं, उन्होंने भी इसको कैसे इंटरप्रेट किया, हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बेटा। तो नॉन कॉपरेशन सबसे पहले हम देखते हैं आपका शहरों में कैसा रहा। ठीक है ना। तो शहरों में हम बात करते हैं मिडिल क्लास की। तो देखो मिडिल क्लास क्या करेगा, मिडिल क्लास है जो स्कूल जाता है, मिडिल क्लास जो टीचर है, मिडिल क्लास जो हेडमास्टर है, मिडिल क्लास जो लॉयर है। तो इन सारी जगह से मिडिल क्लास ने क्या किया, मिडिल क्लास ने चीज़ों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। फॉरेन आपका जो कपड़े थे उनका यूज़ करना बंद कर दिया। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया। हेडमास्टर और टीचर ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस बंद कर दी। और जो काउंसिल इलेक्शंस थे उसको आपका बॉयकॉट कर दिया गया लगभग बहुत सारी प्रोविंसेस में, एक्सेप्ट वन प्रोविंस। कौन सी, मद्रास प्रोविंस में। और वहां कौन सी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जस्टिस पार्टी ने। क्यों लड़ा पता है, जस्टिस पार्टी असल में ना नॉन अगेंस्ट जो ब्राह्मण्स हैं उनके अगेंस्ट ये खड़ी की गई पार्टी थी। और इस पार्टी के मेंबर्स का मानना ये था कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको बहुत सारे अधिकार मिले होते हैं, तो अगर हमको उनसे बराबरी में आके लड़ना है तो हमको चुनाव जीतना होगा और उनके बराबर बैठ के उनसे आपका बात करनी होगी। तो दिस वाज द कॉज ऑफ द जस्टिस पार्टी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, मद्रास जो प्रोविंस था वहां पे चुनाव लड़ा था, राइट। बाकी काउंसिल इलेक्शंस में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये था कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, मिडिल क्लास का, राइट। अच्छा, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा इसका, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया, इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जितने भी फॉरेन गुड्स थे उसको या तो बॉयकॉट किया गया या तो आपका जला दिया गया।
लिकर शॉप की क्या करी गई, पिकेटिंग करी गई। पिकेटिंग मतलब देखो, पिकेटिंग का मतलब ये होता है कि जो लिकर शॉप है, मान लो लिकर शॉप है, किसी को जाना है वहां पे, तो वहां पे औरतें महिलाएं क्या करेंगे, आपका बैठ जाएंगी और बैठ के आपका गाना गाते रहेंगे, रघुपति राजा, है ना। तो अब गाना गा रहे औरतें हैं, तो आदमी जाएगा कैसे लेने के लिए लिकर, समझते हैं ना। तो दिस इज समथिंग वी कॉल एज दी पिकेटिंग, राइट। तो लिकर शॉप में पिकेटिंग आपका होनी शुरू हो गई। अच्छा, इंपोर्ट जो था फॉरेन क्लॉथ्स का, भाई देखो लोग विदेशी कपड़ों को जला रहे हैं, बॉयकॉट भी कर रहे हैं, तो ऐसे में लेगा कौन, और कपड़े लेंगे नहीं तो जो व्यापारी हैं वो मंगाएंगे क्यों आपका। इसलिए क्या हुआ, जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लॉथ का वो बिल्कुल आधा हो गया 1921 और 22 में, और इसकी वैल्यू 102 करोड़ से आपका 57 करोड़ में आ गई। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, एकदम ज्यादा सेटबैक था। सरकार को लगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इतना बड़ा नुकसान, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ अ मूवमेंट विच वॉज नॉन वायलेंट, राइट। तो देखो ये इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट था ना। तो आपको पूछेगा व्हाट वाज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आंसर वुड बी दीज थिंग, ये सब आपको मेंशन करना है बेटा, ठीक है। तो इस कारण क्या हो रहा था, जो मर्चेंट्स थे ना और ट्रेडर्स थे, वो फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना नहीं चाह रहे थे, और इसका फायदा इंडियन टेक्सटाइल मिल्स को हो रहा था, हैंडलूम्स को भी हो रहा था, क्योंकि इनका प्रोडक्शन बढ़ गया था, इनकी डिमांड बढ़ गई थी। लोगों ने क्या यूज करना शुरू कर दिया था, लोगों ने खादी यूज करना शुरू कर दिया था। हालांकि खादी महंगा था, बट चूंकि लोगों को इस मूवमेंट को सपोर्ट करना था, तो लोगों को खादी पहननी थी। तो खादी कहां मिलेगी, किसी हैंडलूम की शॉप में मिलेगी, या फिर आपका किसी इंडियन टेक्सटाइल मिल में मिलेगी। जो फॉरेन जो आपका मिल्स थे वो तो बनाते नहीं थे इसको, ठीक है बेटा। तो ऑल दीज वर द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय द एक्शन ऑफ द मिडिल क्लास, है ना। यानी कि स्कूल में जो बच्चे आना बंद किए, जो उन्होंने बॉयकॉट किया, जो उन्होंने लॉयर्स ने अपना कोर्ट जाना बंद किया, इस सब का ये हुआ कि हमारे यहाँ ये सारा इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा, ठीक है ना। अब सवाल एक और उठता है, इतनी सारी चीजों के बाद भी हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, व्हाट वाज द रीजन। देखो, इसके स्लो डाउन होने का एक रीजन था। क्या रीजन था मालूम, इसके बहुत सारे रीजन में तो सबसे पहला रीजन था कि ये जो खादी थी ना, वो एक तो महंगी थी, दूसरा आपका लेस ड्यूरेबल थी, ज्यादा चलती नहीं थी, खराब हो जाती थी, ठीक बात है। अच्छा, बॉयकॉट करना इस मूवमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट था, बट सभी के लिए इस चीजों को बॉयकॉट कर पाना आसान नहीं था। भाई एक गरीब के बारे में सोचो ना, बेचारे के पास तो वैसे ही कपड़े नहीं है पहनने के लिए, थोड़ा बहुत सस्ता कपड़ा मिला, आपका फॉरेन वाला सस्ता ही मिल गया, उसको उसने ले लिया है। अब लोग बोल रहे हैं इसको बॉयकॉट करो और खादी पहनो। अब खादी के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो क्या करेगा, तो वो बोलता भाई मैं नहीं हूं इसका हिस्सा, मैं इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं हूं, ऐसे ही करेगा ना। तो इस कारण भी क्या होता था, ये जो मूवमेंट था धीरे धीरे उसका पेस क्या होता गया, डाउन होता गया। फिर लैक ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, भाई बच्चों से आप बोल रहे हो, टीचर से बोल रहे हो, हेडमास्टर से बोल रहे हो, लॉयर से बोल रहे हो कि बॉयकॉट करो, ठीक बात है, कर देते हैं, किया भी, बट क्या हमारे यहाँ क्या उसके लिए कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था थी, नहीं थी। तो हालांकि प्रयास भी हुए, नेशनल स्कूल्स उस समय खुले, राष्ट्रीय विद्यालय जगह जगह खोले गए थे, रायपुर में भी खोले गए थे, बहुत सारी जगह में नेशनल स्कूल खोले गए थे, बट वो सफिशिएंट नहीं थे, राइट। इस कारण भी क्या हुआ, लोगों ने ना, टीचर्स ने, लॉयर्स ने ना, फिर से आपका रीजॉइन करना शुरू कर दिया। तो इन सब कारणों से जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, आपका स्लो डाउन होता जा रहा था। और इस चीज को गांधी जी ध्यान से देख रहे थे, गांधी जी को एकदम इसकी नब्ज का पता था कि कैसे ये मूवमेंट धीरे धीरे आपका धीमा होते जा रहा है, राइट। अच्छा, अब ये तो हो गया किसके बारे में, हमने देख लिया, अभी तक हमने देख लिया कि जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसका पहला हमने पार्ट देखा कि मिडिल क्लास ने कैसे इसमें आपका कंट्रीब्यूट किया, हाउ मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड। फिर इसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट था हमने वो देख लिया, है ना। और उसके हमने ये देखा कि क्यों ये धीरे धीरे स्लो डाउन हुआ। तो चाहे स्लो डाउन होना हो या इकोनॉमिकल इंपैक्ट है या फिर ये कैसे हुआ, तीनों बातों का आंसर मिडिल क्लास के रिस्पेक्ट में आपको मिल जाएगा, राइट। सेकंड जो इसका पार्ट है नॉन कॉर्पोरेशन का, वो था आपका कंट्री साइड में। और कंट्री साइड में भी कौन सा विजन, अवध वाला विजन। क्यों अवध वाला विजन, यहां पे एक नेता थे लोगों के, उनका नाम था बाबा रामचंद्र। क्या नाम था, बाबा रामचंद्र। ये इस मूवमेंट को अवध में आपका लीड कर रहे थे, राइट। तो ये क्या था मूवमेंट था इनका, जो मूवमेंट था अवध में, ये था अगेंस्ट तालुकदार और आपका लैंडलॉर्ड्स। क्यों था, क्योंकि वो लोग उनसे ना बहुत बेगार कराते थे, जो भी आपका किसान थे अवध के ना, उनसे बेगार कराते थे। बेगार मतलब काम करा लेते थे और पैसा नहीं देते थे, ठीक है ना। और जो भी टेनेंट्स वहां पे काम करते थे, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था।
तो इन सब चीजों से लोग बहुत परेशान थे। तो जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया तो लोगों को लगा भाई अब तो टाइम आ गया है, अब इनके अगेंस्ट हमको आपका काम करना चाहिए। तो इनके इस मूवमेंट को लीड किया किसने? बाबा रामचंद्र ने। और लेटर क्या होता है ना, लेटर इन्होंने कुछ डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी भाई? रिडक्शन, रेवेन्यू को आपका कम किया जाए, बेगार को आपका बंद किया गया है, जो लैंडलॉर्ड है उनका सोशल बॉयकॉट करना चाहिए, नाई धोबी बंद, मतलब उनके ना कोई नाई जाएगा ना कोई धोबी जाएगा, ये वाला भी आपका एक्शन लेना शुरू किया बाबा रामचंद्र ने। अब इस चीज को देख के उस समय जो यंग एक एकदम पॉलिटिकल लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने देखा और इन्होंने जून में इनके इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। और जब वो अवध गए तो नेहरू जी के प्रयास से और आपका बाबा रामचंद्र जी की लीडरशिप में क्या किया, अक्टूबर 1920 में बनी वहां पे क्या, अवध किसान सभा, जो क्या करती थी, गांव-गांव जाती थी, लोगों की समस्याओं को सुनती थी और उससे लड़ने के लिए ना प्लानिंग करती थी, राइट। तो इसके कौन कौन लीडर थे? जवाहरलाल नेहरू थे और आपका बाबा रामचंद्र इसके लीडर थे। और विद इन अ मंथ इतना पॉपुलर हो गया कि 300 लोग क्या हो गया, 300 ब्रांच इसके आपका बन गई विद इन अ मंथ। अब ये सब देख के क्या हुआ, ये सब देख के देखो, उस समय भी जैसे मैंने बताया ना, सितंबर में गांधी जी ने कलकत्ता के सेशन में बोला कि हमको क्या करना है, नॉन कॉपरेशन करना है। किसके सपोर्ट में? एक तो आपका स्वराज के सपोर्ट में, एक आपका खिलाफत के सपोर्ट में गांधी जी ने प्लान किया। अब ये जो आपका चीज चल रही थी कब थी? सितंबर में। एक्सेप्ट कब किया इसको? दिसंबर में। तो इन बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर आता है क्या? अक्टूबर। तो अक्टूबर में जब जवाहरलाल नेहरू ने ये आपका अवध किसान सभा चलाई और 300 ब्रांच जब इसके बन गए तो कांग्रेस को लगा इसको भी, यानी कि अवध किसान सभा को भी क्या करना चाहिए, नॉन कॉपरेशन से जोड़ना चाहिए। जोड़ा भी। बट क्या हुआ, बाद में ना कांग्रेस के कई नेताओं को ना ये जो अवध किसान सभा है इसके काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। क्यों? ये क्या कर रहे थे ना, ये ना बहुत ज्यादा वायलेंस कर रहे थे। किस टाइप का वायलेंस कर रहे थे? ये अटैक कर रहे थे किसको? तालुकदार और मर्चेंट के घर को, बाजारों को लूट रहे थे, इससे लोग परेशान हो रहे थे, है ना। ग्रेन होर्ड्स को भी टेक ओवर कर लिए थे, टैक्स बिल्कुल नहीं दे रहे थे और उनको ये लगता था कि लैंड का ना रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि अवध किसान सभा के जो लीडर थे लोगों को ज्यादा के कहते थे भैया देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जो करना है तुम लोग कर सकते हो, गांधी जी ने बोला है। ये सब कुछ हो रहा था किनके नाम पे? गांधी जी के नाम पे। तो देखो मैं बताया ना, जहां भी वायलेंस होगा वहां से गांधी जी अपने आप को अलग कर लेंगे। तो अवध में ये जो हो तो रहा था बट ये चीज होनी नहीं चाहिए थी, गांधी जी को बात पता थी। इसलिए जो कई जो नेता थे ना कांग्रेस के, वो लोग ने अपने आप को इससे अलग कर लिया था, राइट। अच्छा, तो ये तो हो गया क्या, अवध की बात, है ना। कंट्री साइड में, कंट्री साइड में एक और आपका आता है ट्राइबल पीसेंट, यानी कि जो आदिवासी नेता थे ना, आदिवासी जो किसान थे, उन पे क्या बीत रही थी। तो इसमें हम लेंगे रीजन को कौन सा वाला, आंध्र प्रदेश का गुडेम पहाड़ी, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या क्या बताया, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। हम अभी देख रहे हैं आपका क्या, नॉन कॉपरेशन। तो नॉन कॉपरेशन को पहले हमने देखा कि कैसे मिडिल क्लास, राइट, ने इसमें पार्टिसिपेट्स किया, उसका क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ, क्यों वो स्लो डाउन हो गया। फिर हमने देखा कि कंट्री साइड में इसका रिस्पॉन्स कैसा था। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा अवध का, वहां के किसानों को, और हमने एक नेता देखा बाबा रामचंद्र। बाद में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी भी आ गए, अवध किसान सभा बन गए। अब हम देख रहे हैं इसी का कहां पर, इसी को हम देख रहे हैं आपका आंध्र प्रदेश में। कहां देख रहे हैं? आंध्र प्रदेश में। कौन सी पहाड़ी? गुडेम पहाड़ी, ठीक है बेटा। तो यही हमें पढ़ रहे हैं। तो गुडेम पहाड़ी का क्या सीन था, यहां पे असल में मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट था इन सपोर्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इनको लगता था कि ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, बट असल में क्या कर रहे थे, मिलिटेंट गुरिल्ला टैक्टिक्स अपना रहे थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है उस पर लगातार हमले कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका यह मानना था कि इनको इनके ही जंगल में पशुओं को चराने के लिए नहीं दिया जाता, जंगल में जाने से मना कर दिए थे बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट लॉस, ठीक है ना। इनको जंगल से लकड़ी लाने के लिए, फल लाने की अनुमति नहीं थी, इनसे रोड बढ़ाने के लिए बेगार कराया जाता था, है ना। तो इस सब कारण से क्या होता था ना, इनका जो लाइवलीहुड है और जो ट्रेडिशनल राइट है ना, ये आपका अफेक्ट होते थे और इनको राइट्स आपका डिनाई किए जाते थे। इन सब कारण से क्या हुआ ना बेटा, लोगों का बहुत दिमाग खराब हुआ, लोगों को लगा ये बात तो एकदम गलत है। तो इसलिए लोगों ने क्या शुरू किया, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट शुरू किया। इनको लगता था कि नॉन कॉपरेशन का मतलब है क्या करना, अटैक करना, किस पे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे। और इन सब में एक जो इनका नेता था अल्लूरी सीताराम राजू,
इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया। ये अपने आप को ना एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड आपका एक सुपर हीरो काइंड ऑफ पर्सन ऐसा प्रोजेक्ट करते थे। इनका ये मानना था कि इनको ना गोली भी आज इनके आप हो जाएगी तो उनको कुछ नहीं होगा, है ना? तो अपने आप को एक इस टाइप का पर्सनालिटी इन्होंने इनका था, तो लोगों का इन पे बड़ा विश्वास था। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो बातें कि भाई खादी पहनना है, ड्रिंक नहीं करना है, इन सब बातों को सपोर्ट किया। बट क्या था समस्या, उन्होंने वायलेंस को प्रेफर किया एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल्स थे उन पे अटैक हुआ। क्या करने के लिए? स्वराज प्राप्त करने के लिए। और आपको पता है जब भी कोई आपका हिंसा करेगा ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, इसको पकड़ती थी और सीधा आपका फांसी पर लटका देती थी। तो ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन द ईयर 1924। ठीक है ना? तो अल्लूरी सीताराम राजू आपको याद रखना है किसमें? आंध्र प्रदेश। तो ए फॉर आंध्रा, ए फॉर अल्लूरी, राइट? ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये कौन सी बात है? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? स्वराज इन प्लांटेशन की। देखो ये जो एक्ट था ना, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये असल में ये कहता था कि जो प्लांटेशन वर्कर है ना वो अपनी जगह को छोड़कर नहीं आ सकते जब तक कि उनको प्रियर परमिशन ना हो। बट जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया तो इनको लगा कि भैया हमारे मुक्ति के दिन आ गए हैं, गांधी जी आ गए हैं, हम सब क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं। तो ये लोग क्या किए, प्लांटेशन को छोड़ दिए और घर की तरफ बढ़ने लगे। छुट्टी हो गया करके। कई बार होता है ना कि हमारे यहाँ कोई जादू दिखाने वाला आता है स्कूल में, जादू ऐसी हो गया, हमको लगता है छुट्टी होगी, हम बैग लेकर निकल जाते हैं, बट छुट्टी हुई नहीं देती है। होता है कभी ऐसा? तो वैसे ही आपका प्लांटेशन वर्कर्स के साथ में हुआ। इनको लगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया है, अब आपका सीधा यहाँ से निकला जाए। बट रास्ते में वो पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया, बहुत पीटा, राइट? दे वर ब्रूटली बीटन अप बाय द पुलिस और ये जो इनका मूवमेंट था ये आपका शांत हो गया। तो मगर इससे हुआ क्या मालूम? इस सबसे क्या मालूम चल रहा है? देखो एक बात समझना, हमारा जो भारत है वो काफी बड़ा है उस समय भी ना, उस समय तो और भी बड़ा, अब तो चलो छोटा है भारत, उस समय तो और भी बड़ा हुआ था, राइट? तो देखो ये मैप मैंने छोटा सा बनाया है। अब देखो बात हो रही किसकी? अवध की, ठीक है ना? एक बात कर रहा हूं प्लांटेशन वर्कर की, एक मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश की। देख रहे हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉपरेट नहीं करने वाला मूवमेंट है। प्लांटेशन वर्कर के लिए इसकी भावना अलग है, अवध में करने वाले जो किसान है उनके लिए इसकी भावना अलग है, और आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं इनके लिए भी इसकी भावना अलग है। बट सब ने एक बात कॉमन है, क्या? सभी के लिए अब एक गोल बन गया है, क्या? स्वराज। ठीक है ना? मतलब अब सब क्या होने चाहिए चाहते हैं? आपका फ्री होना चाहते हैं। तो नॉन कॉपरेशन भले ही स्लो हो गया हो, भले ही वो ज्यादा और भी उतना फैल नहीं पाया हो, बट उसने लोगों में एक उम्मीद जगा दी थी कि हाँ अगर हम एक्टिवली किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जो कॉलोनियल जो लोग हैं ना, जो हम पे आके हमारा बैंड बजाते हैं ना, इनसे हम आपका फ्री जरूर हो सकते हैं, राइट? तो दिस वॉज द सक्सेस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आखिर में क्या होता है आप सभी को पता है, चौरी चौरा। चौरी चौरा में क्या होता है? ये एक इमीडिएट कॉज बनता है फॉर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कैसे? 22 फरवरी 1922 में अगेन चौरी चौरा, ये गोरखपुर के जस्ट पहले ही पड़ता है, बहुत ही छोटा सा गांव है। तो वहां पे लोग विरोध कर रहे थे, पुलिस ने उनको डांटा, चमकाया, तो लोगों ने उसका विरोध और तेजी से किया और पुलिस वालों को उनके पुलिस थाने में क्या कर दिया? आपका बंद कर दिया और जला दिया, राइट? तो इस हिंसा से गांधी जी बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा कि वायलेंस तरीका नहीं है, वायलेंस से अगर आप करोगे ना लड़ाई तो ब्रिटिशर्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे वो, मगर क्या है इस बात को लोगों को समझा पाना मुश्किल था। उन्होंने क्या बोला? सीधा एक वर्ड बोला कि मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ। लोगों ने बहुत खरी खोटी सुनाई गांधी जी को कि आप एकदम ये जब एकदम सारे लोग एकदम जोश में ऐसा करना बेकार बात है, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको बहुत खराब लगा था। बट वो सब ना विजनरी नहीं थे, गांधी जी विजनरी थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर इस तरीके से ये आंदोलन चलेगा ना तो ये कभी भी सफल नहीं हो सकता था। उनको पता था कि लोगों को अभी भी ट्रेन करने की जरूरत है, एंड फॉर दिस रीजन ओनली गांधी जी ने क्या किया? इस मूवमेंट को वापस ले दिया। अब यहां से एक नई पिक्चर बनेगी जो हमको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ लेकर जाएगी। तो इसके नेक्स्ट सेशन में ना बेटा मैं आपको उसको बताता हूं। यहां तक अगर समझ लियो ना तो इस स्लाइड को मैं आपको दे दूंगा नोट्स के फॉर्म में, इसको आप ले रहे ना और इसको बस एक बार आप पढ़ लेना, आपका पूरा फंडा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है?